फूलचंद के कच्चे मकान के बाहरी ओसार से सटा एक छोटा सा कमरा था। उसे लोग बैठक कहने लगे थे। आगे की दीवार ईंट की थी और बाकी दीवारें मिट्टी की। बैठक के बाहर से नाली बहती थी, इसलिए जमीन बराबर चिपचिपी रहती थी। ईंट की दीवार पर नोना लग गया था। मिट्टी की दूसरी दीवार भी नीचे से झर रही थी। फूलचंद की माँ महीने में एक बार गोबरी करती थी, लेकिन जमीन फिर खंकर हो जाती थी। दीवारों पर कई कई वर्षों के कैलेंडर और उनके भी ऊपर मड़ी हुई तस्वीरें थी। पश्चिम की दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे खुले आकाश का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई पड़ जाता था। वैसे यह खिड़की अक्सर बंद ही रहती थी। आज फूलचंद के बचपन के दोस्त हंसराज आए हुए थे। कई दिनों के बाद बैठक खुली थी, लेकिन महीनों से बंद खिड़की को फूलचंद ने नहीं खोला था। एक बार फूलचंद के मन में आया कि खिड़की खोल दी जाए, फिर दूसरे क्षण सोचकर रह गए। मन में उठी हुई बात दब गई। दफ्ती का एक बैना लेकर हंसराज को हाँकने लगे। हंसराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या खिड़की बंद ही रहेगी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने पहले सोचा कि खिड़की खोल दूं, फिर सोचा कि बाहर की गर्म हवा अंदर आने लगेगी, आपको तकलीफ होगी। अरे यार, हवा तो अंदर गर्म हो रही है। एक तो कमरे में सीलन है, दूसरे खिड़की भी बंद है। अरे भले आदमी, तुम उसी में सड़ते रहो। बाहर की हवा गर्म होगी तो क्या कुछ राहत तो मिलेगी। हंसराज ने खिड़की खोलते हुए कहा। जेठ बीत गया, आसार लगा, मगर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी। हाँ, पानी तो नहीं पड़ा और आसार भी नहीं लगा। जैसे फूलचंद किसी घड़े में मुंह डालकर घुटती हुई आवाज से बोल रहे हैं। खुली खिड़की के उस पार निगाह दौड़ाई। ऊपर का आसमान साफ था। धूप का एक टुकड़ा सीलन भरी जमीन पर आकर नाच रहा था। गर्म काफी है, पानी बरसेगा। नहीं, अभी तो आसार नहीं है। तुम भी भले आदमी, आसार आसार बकते। सोचते हैं कि आसार लग जाने के बाद पानी को बरसना ही चाहिए। सो तो है, फिर भी तुम मेरी बात मान नहीं सकते हो। हंसराज खिड़की के पार गौर से देखने लगे। बादल का एक टुकड़ा पश्चिम के किनारे से उठ रहा था। हंसराज ने उसकी ओर इशारा करते हुए, देखो बादल उठ रहा है, मगर ये बरसने वाला नहीं है। तो क्या देखने वाला है? अरे भाई, रंग से नहीं पहचानते? काले रंग के बादल पानी बरसाते हैं, इसका रंग तो सफ़ेद है। अच्छा भाई, तुम्हारी ही बात सही। सारी दुनिया पानी के बिना मरे और तुम पानी को बरसने से रोको। ऐसी बात तो नहीं। फूलचंद पश्चिम से उठते हुए बादलों को देखने लगे। वे बहुत गौर से देख रहे थे। संतोष नहीं हुआ तो बाहर निकल आए। सामने नीम का पेड़ था, उसके कारण बादल ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहे थे। फूलचंद नहीं माने और कुछ और आगे बढ़ गए। बादलों को उन्होंने गौर से देखा, फिर मन भरकर पांव रखते हुए एक तरफ ईंटों पर टिके तख्त पर बहुत संभाल कर बैठ गए। पहले उन्होंने सिर लटका लिया, कुछ सोचा, फिर खिड़की के पार देखने लगे। अरे, तुम इतना सोच क्या रहे हो? मौसम की पहली वर्षा होने जा रही है और तुम परेशान नजर आ रहे हो। नहीं तो। फूलचंद ने एक बार फिर खिड़की के पार निगाह दौड़ाई, सिर नीचे करके कुछ सोचा, फिर दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखने लगे। एक नौजवान एक नवयुवती का हाथ पकड़े वर्षा की फुहार में हंस रहे थे। वे कुछ देर कैलेंडर की तस्वीर देखते रहे, तारीखें गिनते रहे, फिर उस पर लिखे हुए विज्ञापन पर निगाह दौड़ाई। वे सन नहीं देख रहे थे, शायद देखना भी नहीं चाहते थे। अरे भाई, तुम 1996 का कैलेंडर देख रहे हो, 10 साल पहले का। सो तो है, लेकिन बस यूं ही देख रहा था। अब तक हंसराज को आए काफ़ी देर हो गई। वह प्यासा था। फूलचंद से उसकी गहरी छनती थी, लेकिन 10 वर्षों के अंतराल ने उसे जैसे बीच में एक बहुत मोटा पर्दा डाल दिया, जिससे आज कुछ छन नहीं पा रहा था। हंसराज को बुरा भी लग रहा था कि इतने दिनों के बाद मिलने पर बादल ही बात का विषय रह गया क्या। वह फूलचंद से कोई आत्मीयता की बात चलाना चाहता था, लेकिन फूलचंद कभी खिड़की के पार, कभी नीचे, कभी दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखने लगता था। आखिर हंसराज से रहा नहीं गया। अरे भले आदमी, बादलों के पीछे ऐसे पड़े हो कि पानी भी पूछना भूल गए। सो तो नहीं। फूलचंद घर के अंदर लग के हंसराज गौर से देखने लगा। तख्त टूटा हुआ था, उस पर एक मैली सी कतरी थी। कतरी के ऊपर काली चादर अब अपना रंग खो चुकी थी। 2 कुर्सियां, जिनमें से एक पर पटरा रखा हुआ था, दूसरे की बेत की बुनावट उखड़ गई थी। ऊपर से एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था, इस पर भी एक मटमैला गद्दा था। हंसराज उसी पर बैठा हुआ था। छू कर देखा तो उसमें कपड़े की कतरनी और ऊन के टुकड़े भरे हुए थे। वह पूरा कमरा ठीक से देख नहीं पाया था कि फूलचंद एक गिलास में पानी लेकर आ गया। गिलास रखने के लिए स्टूल नहीं था, इसलिए हाथ में ही थमाकर एक वह तख्त पर संभल कर बैठ गया। हंसराज ने पानी का घूंट गले के नीचे उतारते हुए कहा, यार तुम बड़े कंजूस हो। कचहरी की कमाई में भी यही हाल, सूखा ही सूखा पानी पिला रहे हो। अरे मैं तो भूल गया। कहते कहते फूलचंद दरवाजे की तरफ लग गए। हंसराज ने हाथ पकड़ लिया।
कोई ज़रूरत नहीं, अब तो मैं पानी पी चुका। सुना है पीछे का कमरा बनवाया है, सब पैसा उसी में लगा दिया क्या? अरे नहीं, 2 कमरे पक्के बनवाने की कोशिश की है, अभी तो सिर्फ छत पड़ी है, प्लास्टर नहीं हुआ, ना फर्श बन पाई है। ऐसा क्यों? सीमेंट नहीं मिल रहा है। तो मैं दिला दूँ? 4-6 बोरे तो मिल ही जाएंगे। उतने से तो काम नहीं चलेगा। अरे भाई, एक कमरा तो तैयार हो जाएगा। नहीं, एक भी नहीं, मोज़ाइक कराना है ना। अच्छा, तो आमदनी गहरी है क्या? फूलचंद कुछ भी ना बोले, मुस्कुराकर रह गए। वे खिड़की के पार उठते हुए बादलों को फिर देखने लगे। बादल ऊपर उठाए थे। फूलचंद ने फिर गौर से देखा। बादल का अगला हिस्सा सफ़ेद और नीचे का काला था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे दबने लगी थी। खिड़की से आकर पसर गई धूप भी कुम्हलाने लगी थी। वातावरण नम हो गया था। फूलचंद ने फिर देखा, बादल का छोटा सा टुकड़ा बहुत बड़ा हो गया था। बादलों के नीचे चीलें मंडराने लगी थी। अब तक हंसराज ऊब गया था। कमरे की सीलन में बंद फूलचंद की चुप्पी उसे तड़पा रही थी। बादल भी उठ रहे थे। हंसराज उठकर चलने लगा। फूलचंद को अब याद आई कि चाय भी पिलानी चाहिए, लेकिन हंसराज रुका नहीं, चला गया। फूलचंद ने एक झटके से खिड़की बंद कर दी, जैसे वे आसमान पर उठते हुए बादलों से आंख बचाना चाहते हैं। लेकिन बैठक का दरवाज़ा बंद करने से पहले कुछ देर के लिए थम गए। अकेले थे, फिर भी तिरछी निगाहों से अगल बगल देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। जब इत्मीनान हो गया कि अकेले हैं, तो मकान की कच्ची और एकदम जर्जर दीवार को गौर से देखा, जैसे मन ही मन अंदाज लगा रहे हों कि कहीं दरवाज़ा खींचने से दीवार तो नहीं ढह जाएगी। अभी कुछ देर पहले बड़े झटके से खुला था, लेकिन बादलों को देखते ही आशंका ने मन को डगमगा दिया था। बहुत हिम्मत करके दरवाजे को धीरे धीरे खींचकर चिपकाया, फिर एक झटके से सांकल चढ़ाकर चले गए। वे दीवार की तरफ फिर नहीं देखना चाहते थे। मकान के अंदर घुसते ही एक कच्चा कमरा था, उसके बाद बरामदा, फिर आंगन, जिसका एक हिस्सा पड़ोस की पक्की दीवार से ढका था। दूसरी तरफ फूलचंद ने पक्की ईंटों के 2 कमरे बनवा लिए थे। तीसरी तरफ की दीवार जाड़े की वर्षा में गिर गई थी। उसी तरफ टाट का एक पर्दा डाल दिया गया था। फूलचंद उसी को दीवार समझते थे, जैसे शुतुरमुर्ग बालू में सिर डालकर अपने को सुरक्षित समझता है। उसी तरह 5 महीनों से फूलचंद अपने को समझ रहे थे। आज वे बरामदे में खड़े होकर टाट की दीवार की तरफ देखने लगे। वह जगह जगह से फट गई थी। उस पर लक्ष्मी का मकान दिखाई पड़ रहा था। फूलचंद की दीवार जब गिरी थी तो लक्ष्मी के मकान की नींव पड़ी थी। टाट से दीवार खींचने के बाद फूलचंद ने कभी उस तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन आज उन्हें हर तरफ छेद और उसके उस पार से झांकती हुई ऐसी दुनिया दिखाई पड़ रही थी जो उन्हें चिढ़ा रही थी। वे रात दिन हाथ पांव चलाने के बाद भी जहां थे वहां से भी पीछे खिसकते हुए नजर आ रहे थे। आसपास के लोग एक तेज रफ्तार में भागते चले जा रहे थे। लक्ष्मी पढ़ने में फिसड्डी था, मारपीट करता था, थोड़ा हॉकी भी खेल लिया करता था। वह पुलिस में हेड कांस्टेबल हो गया, अब दरोगा है। देखते ही देखते 3 मंजिलें तन गई। फूलचंद ने आज गौर किया, काफी ऊंचा मकान है, आगे बारजा निकला हुआ है, नक्काशी जमकर की गई है, सामने कुछ लिखा भी है। लक्ष्मी कुटीर है क्या? हाँ ठीक, यही है। तो क्या लक्ष्मी को इतना ज्ञान हो गया? वह कुटीर का अर्थ जानता है क्या? सुना है कि पुलिस से जाने के बाद आती हुई विद्या भी भूल जाती है। लक्ष्मी को तो कुछ आता भी नहीं था। क्या विरोध है? पुलिस लक्ष्मी का कुटीर। फूलचंद को हंसी आ गई। अरे क्या खड़े खड़े हंस रहे हो? टाट की दीवार पर हंसी आ रही है? रोते क्यों नहीं? मैं मारी शर्म के मर जाती हूँ। जब कोई आता है, दिन भर कुत्ते बिलार रखा हो, रात में चोर चारी का खटका बना रहता है। अरे घर में चाहे भूंजी भांग भी ना हो, ठीक है, अब की बरसात में सारा मकान ही ढह जाएगा, तब ठट्टा मारा कर हंसना। फूलचंद की बीबी रामकली बरामदे में चूल्हा पोत रही थी। बच्चियां बासन मांजने में लगी थी। लड़का एक एक बर्तन को उठा उठा कर रख रहा था। बीवी की बात सुनकर फूलचंद को एक झटका लगा। वे आसमान की ओर देखने लगे। बादल पूरे आकाश पर छा गए, एकदम काले काले। कुछ अंधेरा होने लगा। आसमान के एक किनारे चमक उठी। फूलचंद जैसे सिहर गए। रामकली अंदर से भरी हुई थी। उसने फूलचंद को कभी टाट और कभी आसमान की ओर टकटकी लगाते हुए देखकर जैसे गोली दाग दी। शर्म नहीं आती ऐसे मर्द को? पक्का मकान बनाने का सपना देख रहे हैं, कर्ज लेकर दाने दाने को मोहताज कर दिया और वह भी नहीं बन पाया। अरे तो क्या करूं, सर पटक दूं? फूलचंद से सहा नहीं गया। आखिर उसने ना पढ़ने में कभी कोताही की और ना नौकरी करने के बाद जांगर तोड़ने में, लेकिन करे क्या? आमदनी वाली जगह पर होते ही सबकी निगाह पर चढ़ जाते हैं। सूखी नौकरी से क्या होता है? दिन भर मांगे तो दिया भर।
रात भर मांगे तो दिया भर। अरे वह करे तो क्या करे, सेंध मारे डाका डाले, लेकिन उसके लिए भी तो हिम्मत और ताकत चाहिए। फूलचंद में ऐसी हिम्मत तो कभी थी ही नहीं और जांगर भी अब पतला हो रहा है। रामकली अब भी भरी हुई थी, हाथ में थोड़ी तेजी आ गई। चूल्हा गर्म था, लेकिन रामकली इतनी आंच सह लेती थी। उसने चूल्हे पर पोतना घुमाया, एक भाप उठी, फिर पोतना घुमाया, अब की भाप हल्की थी। तिबारा चौबारा और आखिर में चूल्हा ठंडा हो गया। उसके जले हुए काले हिस्से पर पोतनी मिट्टी का पीलापन चढ़ गया था। रसोई को सैद कर पोतनहर रखते हुए रामकली बड़बड़ाई, 10 साल पहले दिमाग ही नहीं थमता था और अब आसमान ताक रहे हैं। सारी किफायत मेरे ही लिए, आज तक गैस का चूल्हा और सिलेंडर भी नहीं कर पाए। फूलचंद ने रामकली की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक बार ताजी पुती हुई रसोई से उठती सौंधी गंध पर ध्यान गया, लेकिन फिर टाट के छेद के उस पार लक्ष्मी कुटीर की ऊंचाई पर आंखें टंग गई। अब तक बादल गरजने लगे थे। फूलचंद ने बरामदे में ही खड़े खड़े बगल की दीवार पर निगाह डाली। पहली बार तो उनकी निगाह फिसली, जैसे वे देखना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने आसमान की तरफ फिर देखा, चमक और गरज दोनों थी। बच्चे आंगन में आर पार बंधे तार पर से कपड़ों को समेट रहे थे। बड़ी बच्ची कपड़ों को उतार उतार कर छोटी को थमा रही थी। अभी डारे पर एक कपड़ा रह गया था। फूलचंद ने इशारा करते हुए कहा, बेटी उसे भी उतार ले तुम्हारी माँ का। अरे रहने भी तो, बहुत चुभलाकर बोल रहे हो, आज याद आई है मेरे कपड़ों की। रामकली लपक कर आई, लेकिन पेटीकोट को उतारते समय एकदम सावधान थी। नीचे की झालर बत्ती बत्ती हो गई थी। जार बंद के नीचे से फटकर गोल घेरा लुंगी बन गया था। रामकली ने फिर चोट की, ना जाने कौन सा पाप किया था, ऐसे आदमी का साथ हुआ कि तन ढकने को भी किल्लत है। फूलचंद से नहीं रहा गया। तुम्हारा नहीं मेरा पाप था, मैंने शादी कर ली। फिर जरा रुककर धार को मोड़ते हुए बोले, 4 साल पहले तक बोलना ही नहीं जानती थी और अब जुबान रुकती ही नहीं। जब सुई नाक में चुभती है तो हाथी भी चिंगाड़ता है। रामकली की आवाज में अब मंदी आ गई थी। फूलचंद कुछ और बकते, लेकिन हवा के तेज झोंके के साथ उनका तनाव भी बह गया। गरज के साथ पावस की पहली फुहार पड़ने लगी। हवा के कारण तिरछी बूंदें कच्ची दीवार पर पड़ रही थी। तपन के बाद की बूंदें उमस को और बढ़ा रही थी। तपी दीवार से सौंधी गंध उठ रही थी, लेकिन जलते हुए चूल्हे पर पोतने के पड़ने से उठी गंध में अधिक सौंधापन था। इस सौंधेपन में तो मन की आशंका और भय भी समाया हुआ था। रात ढली, वर्षा होती रही, झीनी झीनी बूंद पड़ रही थी और ही टिपिर टिपिर चू रही थी। बिजली गुल थी। रात का सन्नाटा अंधेरे ने हर चीज की पहचान को गुम कर दिया। फूलचंद को भी झपकी आ गई थी। एक छप की आवाज़ सुनकर उनकी नींद टूटी। धीमी हवा के कारण आले पर रखी ढेबरी फुलफुला रही थी। फूलचंद के सिराने टप टप पानी चूस रहा था। एक थाल का रोपना बनाकर रामकली ने रख दिया था। वह भर गया था तो उसने आंगन में फेंका था। फूलचंद हड़बड़ाकर उठ बैठे। अगल बगल निगाह डाली तो तीनों बच्चे एक ही चारपाई पर कुकर कुंडली मारे आपस में चिपटे हुए थे। उनके चारों ओर पानी झरने की तरह चू रहा था। फूलचंद उठकर खड़े हो गए। अब तक रामकली थाल को फिर सिरहाने के बड़े चुआने के नीचे लगा चुकी थी। फूलचंद ने रामकली के सिर की धोती को छू कर देखा। वह भीगी तो नहीं है, लेकिन सिर से धोती सरक गई और हाथ रामकली के बालों पर पड़ा। सिर एकदम भीगा था, आंचल भी भीग गया था। फूलचंद एक क्षण चुप रहे। रामकली भी कुछ नहीं बोली। दोनों स्थिति को समझकर एकदम चुपचाप थे। रामकली रसोई के अंदर इस्तेमाल होने वाली इकलौती बाल्टी को उठा लाई। कई जगह छोटे छोटे रोपने लगे हुए थे। रोपनों को पानी से बाल्टी भर गई। वह कछाड़ा मारे हुए थी। बाल्टी को ले जाकर फिर छप से पानी को आंगन में फेंक दिया, लेकिन अब तक नाली भी पानी को बाहर खींचने से इनकार कर रही थी। फूलचंद देख रहे थे। रामकली डंडा लेकर नाली में ठेलने लगी। पानी थोड़ा थोड़ा सा सरका, फिर रुक गया। आंगन में पानी जमा होने लगा। आसमान में चमक हुई एक कड़क। पानी तेज हो गया। रामकली तरबतर हो गई। फूलचंद से रहा नहीं गया। दौड़कर बिना कुछ कहे रामकली को बाहों पकड़कर बरामदे में खींच लाए। अरे छोड़ो भी, हाथ में 2 चूड़ी है, कहीं वो भी। और सचमुच रामकली की चूड़ी चटक गई। वह लालटेन के उजाले में दाहिने हाथ की दोनों चूड़ियों को खींच खींच कर देखने लगी। आगे की ही चूड़ी चिटकी थी। रामकली ने उसे तोड़ते हुए कहा, आखिर तुमने अपने मन का ही किया। अरे चूड़ी तो फिर आ जाएगी, पड़ जाओगी तो लेन के देन ना पड़ जाएंगे। फूलचंद की आवाज में आत्मग्लानि थी। फूलचंद रामकली की धोती को जहां तहां से संभाल कर निचोड़ने लगे। अब तक आंगन भर गया था। पानी उसारे में चढ़कर कमरे की ओर दौड़ना चाह रहा था। कमरा तो झरना ही हो गया था। कच्ची जमीन में पानी धस रहा था। रह रहकर बिजली चमक रही थी। बच्चे उठकर बैठ गए। फूलचंद ने
तीनों बच्चों के सिर पर बोरा डालकर पक्के कमरे की ओर दौड़ा दिया। बच्चे छप छप करते हुए आंगन से कमरे की ओर दौड़े। रामकली ने एक दौरी सिर पर डाली, लालटेन जलाकर पक्के कमरे की ओर लपकी। फूलचंद कमरे से निकलकर उसारे में आ गए। उसारा भी झरझरा रहा था। वे कमरे से उसारे और उसारे से कमरे के चक्कर मारने लगे। आंगन में बित्ता भर पानी चढ़कर उसार की ओर रेला मार रहा था। कमरे के अंदर भी पानी घुसना चाह रहा था। फूलचंद हक्का बक्का रह गए। रात के सन्नाटे में पानी की झरझराहट के साथ ही अंदर रोकने में पानी के टपटप पानी की आवाज़ भी आ रही थी। फूलचंद की आंखें अंधेरे में कुछ देखना चाहती थी, लेकिन वे मजबूर थे। अंधेरी रात के सन्नाटे में आवाज़ ही आंख बन गई थी। उन्होंने गौर किया, पक्के कमरे में कुड़कुड़ाहट हो रही थी। बच्चे माँ से चिपटे हुए थे। फूलचंद ने कई बार देखा था, रमजान अली की मुर्गियाँ खतरा आने पर अपने चूजों को पंखों के नीचे दबा लिया करती हैं। चील के झपट्टा मारने पर चूजे माँ की टांगों के पास सिमट आते थे। मुर्गी डैनों को फैलाए बड़ी तेजी से झपटती थी। छपा एक आवाज़ हुई। फूलचंद चौंके। रामकली ने आवाज़ दी, अन्नू के बाबू, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? फूलचंद की सारी इंद्रियां कानों से जुड़ गई। अब वे आंखों से भी देखना चाहते थे। अन्नू की अम्मा, जरा लालटेन तो दिखाना। फूलचंद की आवाज़ में व्यग्रता थी। रामकली ने सिर पर दौरी रखी, दाहिने हाथ में लालटेन और बाएं में बोरा लेकर आंगन के पानी में उतर गई। फूलचंद ने बढ़कर बीबी के हाथ से लालटेन ले ली। आवाज़ उधर कच्ची और पक्की दीवारों के बीच आई थी। फूलचंद उधर लग गए। पानी तेज था। अब तक फूलचंद भीग गए थे। रामकली ने बोरा फूलचंद के सिर पर डाल दिया। छपाक की आवाज़ हुई। फूलचंद ने देखा कि पक्के कमरे की छत से पानी सटी हुई कच्ची दीवार की ओर रेल रहा है। अभी मुंडेर नहीं बन पाया था। छत के पानी के निकास के लिए नाली भी नहीं बनी थी। सिर्फ 2 ईंटों की मेड़ बांधी गई थी। कहीं से ईंट हट गई थी और पानी की धार कच्ची दीवार को खदर रही थी। यह तो बड़ा बेतुका है। फूलचंद जैसे अपने को ही समझाते हुए बोले, अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि कच्ची दीवार से सटाकर पक्की दीवार ना उठाई जाए। मेरी जब तुम सुनते ही नहीं तो मिस्त्री क्या सुनेगा? रामकली ने आवेग से नहीं, चिंता से कहा। फूलचंद एक क्षण बोरा ओढ़े खड़े खड़े लालटेन की रोशनी में कच्ची दीवार का कटाव देखते रहे। उन्हें अपने ऊपर दया और रोष दोनों एक साथ आ रहे थे। दया अपनी स्थिति पर और रोष अपनी निष्क्रियता पर। लेकिन दया के पात्र वे अकेले तो नहीं थे। रामकली और बच्चे उनसे कम नहीं खटते। फूलचंद आमदनी वाली जगह पर पहुंचते ही आज्ञा बेताल हो जाते हैं और रूखे सूखे में कुंभकर्ण। आखिर जांगर भी तोड़े तो कहाँ तो कोई डांड मेड़ तो बांधना नहीं। हर जुआ तो है नहीं कि वही नाद दे। जब था भी था तो क्या बाप खेत जोतते थे? वे भी तो पड़े पड़े पलंग ही तोड़ते थे। उनके पास एक काम था, मजदूरों को बैठे बैठे गाली देना। फूलचंद के पास तो मजदूर भी नहीं। अब फूलचंद को चिंता नहीं थी कि वे भीग रहे हैं अथवा रामकली। यह भी चिंता नहीं थी कि पानी रेला मारकर घर में घुस गया तो सामान हटाना है या नहीं। रामकली ने फूलचंद को उसारे की तरफ खींचा। आसमान में बिजली चमकी। फूलचंद ने देखा कि आंगन के पानी का रेला जोरदार है, लेकिन आंगन के किनारे रखे हुए गिने चुने समूचे ईंटों और उनके टुकड़ों को बटोरकर उसार में मेड़ बांधना शुरू किया। ईंट की एक ही पात बैठ गई। उन्होंने ईंट उठा ली। कमरे के दरवाजे पर ठेहुन भर ईंट चुन दी। अब सोख सोख से पानी जा रहा था। खुरपी खोजा, नहीं मिली। रामकली ने चिमटे से मिट्टी खोदी, उसे गारे की तरह ईंट के ऊपर छोप दिया। अभी पानी कम नहीं हुआ था। फूलचंद को आशा नहीं थी कि पहली ही बार ऐसा बरसेगा। कच्ची दीवार खदर रही थी। वे सीढ़ी उठा लाए, सिर पर बोरा डाला और अंधेरे में ही ऊपर चढ़ गए। इधर उधर टटोलकर हटी हुई ईंटों को अपनी जगह पर लगा दिया। पानी अब भी रिस रहा था। उन्होंने बोरे से छेदों को भरकर उस पर ईंटें रख दी। बिजली चमकी। फूलचंद ने देखा कि छत पर मिट्टी जम जाने से पानी ठीक से नहीं निकल रहा है। उन्होंने मिट्टी हटाना शुरू किया। अन्नू के बाबू, क्या कर रहे हो? खबर खबर। रामकली चिंतित और परेशान थी। फूलचंद ने शायद नहीं सुना। अब वे किसी की आवाज़ से दूर होकर हाथों की मेहनत में विश्वास कर रहे थे। अन्नू के बाबू, नहीं उतरोगे? अब की रामकली की आवाज़ में आदेश था। लड़कपन में फूलचंद माँ की हल्की फुल्की बातों को टाल जाते थे, लेकिन जब वह स्वर चढ़कर आदेश देती तो फूलचंद को मानना ही पड़ता। आज न जाने क्यों उन्हें अंधेरे में नीचे से उठती आवाज़ अपनी माँ के आदेश का झोंका सुनाई पड़ा। रामकली लालटेन लिए हुए सीढ़ी का एक डांडा चढ़ गई थी। फूलचंद नीचे उतर आए थे। वे एकदम भीगे हुए थे। नीचे आकर उन्होंने एक नेकर पहन ली, बाल्टी उठाई और कमरे का पानी बाल्टी में उलीचकर बाहर उलटने लगे। फूलचंद के साथ रामकली भी आ गई थी। बिना कुछ कहे रामकली कमरे का पानी कटोरे कटोरे बाल्टी में उलीचने लगी। उसके भर जाने के बाद फूलचंद बिना कुछ कहे उसारे को पार करते हुए आंगन में छपाक से उलट देते। लालटेनों को खूंटों में टांग दिया।
बच्चे पक्के कमरे में सो गए थे। फूलचंद और रामकली लगातार पानी उलीच रहे थे। अब तक पानी पतला पड़ गया था। धीरे धीरे झींसी भी थम गई। रामकली थक गई थी। फूलचंद ने उसके हाथ से कटोरा लेना चाहा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। पानी उलीचने की आवाज पर ध्यान देकर हाथ बढ़ाया। अरे यह क्या? रामकली का हाथ तो जल रहा है। फूलचंद ने बांह टोया। वह भी गर्म था, माथा भी जल रहा था। फूलचंद ने भीगे हुए बिस्तर को हटाकर जबरदस्ती रामकली को निखर हरी खटिया पर लिटा दिया। तकिया भी भीग गया था। 2 ईंटें लगाकर सिरहाना ऊंचा कर दिया। आवाज देकर बिटिया को बुलाया। रामकली मना कर रही थी, लेकिन फूलचंद परेशान थे। पहले परेशानी जिम्मेदारियों से बचने की थी, अब उससे जूझने की थी। उनको लग रहा था जिंदगी बहुत सख्त चुनौती है। इससे भागकर आदमी आखिर कहाँ जाएगा? बहुत घना अंधेरा, उसमें भी देखने के लिए एक लालटेन का सहारा तो मिल गया। और हाँ, लालटेन फूलचंद को याद है। बिटिया से कहा कि खूंटी से उतार लाए। जितनी पुरानी उतनी ही चिकट, भुभुकाती इतना थी कि शीशा पर काले की कई परतें जमा हो गई थी। पीछे नीचे से छनकर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने लालटेन को थोड़ा उठाकर देखा। रामकली बुखार की वजह से तेज सांस ले रही थी। फूलचंद ने धीरे से उसके माथे पर अपनी हथेली रख दी। रामकली ने फूलचंद के हाथ को पकड़कर ना चाहते हुए भी थोड़ा खिसका दिया। छोटी है तो क्या, पास में तो बेटी है, भला क्या सोचेगी? इन्हें 10 साल के बाद प्यार सूझा है। जब लड़के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो औरत मर्द को संभल कर रहना पड़ता है। मेरी अम्मा तो बुखार में भी बाबूजी के सामने चारपाई पर नहीं लेटती थी। जमाना बदल गया है तो क्या बच्चों के सामने माँ बाप को कायदे से तो रहना चाहिए। फूलचंद ने धीरे से रामकली के सिर पर हथेली को रखकर 2-3 बार माथा दबा दिया। तुम्हें कुछ ख्याल है कि नहीं? रामकली की सांसें जैसे थम रही थी। वह उठकर बैठ गई। फूलचंद का हाथ पकड़कर खींचते हुए सिराने की तरफ बैठा लिया। जगह कम थी, खुद पैताने की ओर चली गई। अरे बेटी, लालटेन खूंटी में टांग दे और तू भी मेरे पास आ जा। अब रामकली ठीक ठाक महसूस कर रही थी। लालटेन को बिटिया ने पीछे खूंटी पर टांग दिया था। एक चारपाई पर रामकली, फूलचंद, छोटी बिटिया और बेटा बैठ गए। जगह कम थी। फूलचंद जानबूझकर रामकली से सट कर बैठ गए थे। अंधेरे में अनायास उनका हाथ रामकली की चूड़ियों से खिलने लगा। चूड़ियां 1-2 रह गई थी। कभी ख्याल ही नहीं आया घर गृहस्थी क्या कि जंजाल है। उन्होंने बाहों में ढीली पड़ गई ब्लाउज को टटोला। एक अंगुल ढीली हो गई है। अभी 2 साल पहले ही तो बनी थी। मकान भी क्या बला है। बीबी की गिरती हुई तंदुरुस्ती का ख्याल नहीं रहा। बीबी का गला वह तो एकदम खा लिया। अरे हाँ, ईंट और गारे के चक्कर में तो सिकड़ी भी बिक गई। और देखो बाल भी कितने झड़ गए, बहुत छोटे छोटे हो गए। 10 साल पहले कितने बड़े थे। रामकली खुद कह रही थी कि वे घुटनों तक थे। घने इतने कि दोनों हाथों से बंद नहीं पाते थे। नौकरी चाकरी घर गृहस्थी भी क्या जानलेवा। बाल बच्चों का ध्यान ही नहीं रह जाता। आज 10 साल के बाद फूलचंद ने रामकली के एक एक अंग को गौर से देखा। रह रहकर वे रामकली को सहला देते। कितनी गोरी थी रामकली, एक एक अंग भरा हुआ था। उसका रंग अब तो गृहस्थी की मार से ऐसे बदल गया जैसे पीली मिट्टी पोतनहार में रहने के बाद कुछ दिनों चूल्हे की कालिक से काली हो जाती है। तुम्हें क्या हो गया आज? रामकली ने अपनी गुदगुदी को दबाते हुए कहा। बस यही कि 10 साल से मैंने तुम्हारा कुछ ख्याल नहीं किया। अपनी जिम्मेदारियों को याद करते हुए फूलचंद ने कहा। अरे छोड़ो भी, घर गृहस्थी में तो सब लगा रहता है। बाहर तुम खटते हो, घर गृहस्थी में मुझे खटना है। रामकली एकदम शांत थी, बाहर के आसमान की तरह। फूलचंद रामकली के पास और सिमट आए थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके पक्के कमरे से कच्ची दीवार सटी हुई थी। कच्ची दीवार का कटाव अब नहीं होगा, क्योंकि पानी के रेले को फूलचंद ने बांध दिया था। कच्चे मकान की छाजन से पानी चूता है, वह तो चुएगा ही। ठाठ पुराना पड़ गया तो उसे बदलना होगा। नीचे रोप न लगाने से काम नहीं चलेगा।